हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेस में, जहां पर हम आज देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 1.1 है ना, जिसका नाम है पार्ट 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं, है ना। उसके बाद फिर आगे हम शुरुआत करेंगे। वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में इसे बोला जाता है रियल नंबर्स। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p बराबर तो 0 हो सकता है लेकिन q बराबर 0 नहीं होता। ये हम क्लास 8th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, है ना। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। जैसे कोई सी संख्या करनी में आ गई, जैसे करनी 2, करनी 3, है ना। ऐसी संख्याएं जो करनी में आएगी वो अपरिमेय संख्या होती है। या फिर किसी संख्या के नीचे 0 आ जाए, जैसे 5 बटे 0, 6 बटे 0, 12 बटे 0, ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है ना। और परिमेय तो जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर नहीं 0। अब इसका उदाहरण कैसे? जैसे कि 5 बटा 2, कुछ भी लिख दो, 1 लिख दो, 4 लिख दो, ये सब क्या है? हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि इनके सबके बटे में क्या रहता है? 1। जिसके कुछ के बट किसी के बटे में कुछ नहीं रहता तो उसके बटे में क्या रहता है? 1 रहता है ना। तो ये हमारी परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या वो रहती है जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। करेक्ट। ये तो आपको पहले से याद था, जो इसको हमने पूर्व ज्ञान से आपको जोड़ दिया है ना। और वास्तविक संख्या क्या कहलाती है, इसकी परिभाषा याद कर लें आप, कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है ना। अब जैसे 1, 2, 3, इसकी जगह कुछ भी आ जाए परिमेय संख्या, है ना। अपरिमेय संख्या करनी 2, करनी 3, करनी 5, है ना। ये क्या हो गई? हमारी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है? हमारा वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अभी आपने जाना वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे आगे की प्रश्नावली। जैसे 1.1 है, इसको करने के लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी पता होना चाहिए, है ना। जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तीसरा है विभाज्यता का नियम। इन तीनों टॉपिक के ऊपर हमने हमारे चैनल पर वीडियो बना रखे, है ना। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिक मैथ्स करके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये तीनों के ऊपर हमने वीडियो अच्छे से बना रखे हैं। अभी यहाँ पर हम सिर्फ इसका बेसिक समझाएंगे कि किस प्रकार से आपको इसको देखना है। सबसे पहले बात आती है भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह कहलाती है भाज्य संख्या। जैसे हमने ले लिया, सबसे छोटी संख्या लेते हैं पहले 6, है ना। अब 6 किस किस से कट जाएगा? एक तो 1 से, फिर 2 से, 3 से और स्वयं
6 से। तो अब इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कहलाती है हमारी भाज्य संख्याएं। आया समझ में? क्लियर हो, है ना? जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कहलाती है हमारी भाज्य संख्याएं। ठीक, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, है ना, ऐसी संख्या जो या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे वो कहलाती है हमारी अभाज्य संख्याएं। जैसे कि हमने लिया 13। अब 13 में देखो किसका भाग जाएगा? या तो 1 का भाग जाएगा या स्वयं 13 का भाग जाएगा। इसके अलावा ये 13 किसी के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है। तो मतलब ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या है। आप 17 ले लीजिए। 17 में 1 का भाग जाता है और स्वयं 17 का भाग जाता है ना? तो ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे, ऐसी संख्याएं हमारी कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। और ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक, जो 2 से अधिक, 2 या नहीं 2 से अधिक संख्याओं से कटती है वो कहलाती है हमारी भाज्य संख्याएं। ठीक है, इनको याद रखना, आगे वाली प्रश्नावली में काम आने वाले। अब हम सीखते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, है ना? देखिए 2 से, मतलब 2 से संख्या में कब भाग जाएगा, है ना? इसका उपयोग होने वाला है अभी प्रश्नावली में जो 1.1 आएगी ना उसमें इसका उपयोग होगा, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। 2 से संख्या को कब काटना है? जब इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8, है ना? या तो 0 हो या कोई सा सम अंक हो। 0 2 4 6 8 ये अंक हो तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 2 से, याद रखना है। दूसरा 3 से। 3 से संख्या कब विभाज्य होगी? जैसे कोई सी संख्या दी है आपको, मान लो 225, है ना? कोई सी भी संख्या आ जाए उस संख्या को जोड़ के देखना है। जैसे 225 है तो 225 को जोड़ के देखो, सभी अंकों को जोड़ना है। तो 2 और 2 4, 4 और 5 कितने हो गए? 9। ऐसा अंक जोड़ने पर ऐसा अंक आ जाए जो 3 से भाग जाता हो, जिसमें किससे भाग जाता हो? 3 से भाग जाता हो, तो वो संख्या हमारी पूरी पूरी किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी, या 3 का भाग उसमें पूरा पूरा चला जाएगा, है ना? चलिए तीसरा है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता के नियम में इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अगर इकाई स्थान पर अगर 5 है तो वो संख्या किससे कटेगी? 5 से कटेगी, है ना? पर उसके पहले आपको जोड़ के देखना है कि यह संख्या 3 से कट रही है। अगर 3 से कट रही है तो पहले 3 से काटना है ना? जैसे यहाँ पर इकाई स्थान पर 5 था, लेकिन हमने इसको पहले जोड़ के देखा ये 3 से भी कट रही है, तो पहले 3 से काटना है फिर 5 से काटना है। करेक्ट? आया समझ में? ठीक है, तो ये विभाज्यता के नियम है। इससे भी ज्यादा विभाज्यता के नियम पढ़ने हैं तो चैनल पर पढ़ लेना, प्लेलिस्ट। ठीक, इनका उपयोग याद रखें, ये सबसे ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं, है ना? चलिए अब करते हैं अपन प्रश्नावली की शुरुआत। चलिए प्रश्नावली 1.1। ये प्रश्नावली 1.1 शुरुआत करने से पहले एक बात ध्यान रख लेना, अगर आप पुरानी पुस्तक से पढ़ रहे हैं, है ना, 1-2 साल पुरानी पुस्तक अगर आपके पास है तो ये उसमें ये प्रश्नावली 1.2 के नाम से मिलेगी, है ना? क्योंकि नई एनसीईआरटी पुस्तक में जो पूरा 1.1 है उसको हटा दिया है ना, ये एक नई 1.1 कर दी है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140। पहला क्वेश्चन है 140, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है ना? बहुत इजी है, बिल्कुल। 140 विभाज्यता का नियम पढ़ाए हैं अभी। इकाई स्थान पर क्या आ गया? 0। बताइए किससे कटेगी? 2 से। 2 सती 14, 0। फिर इकाई स्थान पर कितना आ गया? 0। फिर 2 से 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे की 10। अब हो गया 35, है ना? 35, 3 और 5 दोनों को जोड़ो, 8 होंगे, मतलब 3 से नहीं कट रही है, 5 से काटेंगे। 5 7 35, 7 एकम 7।
चलिए 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 140 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको और आप छोटे रूप में लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इसका आंसर। नोट कर लो। देखें अगला सेकंड नंबर का है 156। वही अभाज्य गुणनखंड विधि है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि में ध्यान रखना सिर्फ अभाज्य संख्या ही आएंगी। ऐसा नहीं आप 2 के बाद 3 से काट रहे, फिर 3 के बाद कुछ नहीं आता तो 4 से काटने लग जाए, ऐसा नहीं। जो अभाज्य संख्याएं हैं वही इसमें आएगी। चलिए देखिए, इकाई स्थान पर 6 है, मतलब सम अंक है, 2 से कटेगा। 2 सती 14, 1 बचा, 2 अठी 16, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नमकी 18। अब देखिए 39 आ गया, 3 और 9 को जोड़े कितना आ जाएगा? 12। फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13। 13 एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ 13 से ही कटती है। 156 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक, आंसर नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है ना, 3825। चलिए पहले तो इकाई स्थान पर 5 है, तो पहले हम जोड़ के देख लेते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं। कितने हो जाएंगे? 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितने हो गए? 18, कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितने बच गए? 2, 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15, 1275। फिर जोड़ के देखो, 3 10, 3 और 7 10, 10 और 5 15, फिर 3 से कट जाएगी। 3 चुक 12, 3 दून 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, 5 और 2 7, 7 और 4 11, नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे। 15 40, कितने बच गए? 2 पचम 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, 3 बचे है ना, 15 सत्ता 35, फिर 17 एकम 17, 38 25 क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणा 17, ये इसके अभाज्य गुणनखंड। नोट करो। चौथा है 5005। देखिए 5005, 300 कटेगा नहीं। किससे लेंगे? पहले 5 से। 5 एकम 00, फिर 5 एकम 5, कट सकता है क्या 5 से? नहीं कटेगा है ना, क्योंकि पीछे क्या है? 1 है। तो किससे काट सकते हैं इसको हम? 7 से काट सकते हैं, देखते हैं कोशिश करके। 7 एकम 7, कितने बचे? 3 है ना, 30 हो गया। 7 चौक 28, फिर 2 बचे, 7 तिया 21, ठीक है, 143 हो गया। अब किससे कट सकता है? 11 से। 11 एकम 11, कितने बचे? 3, 11 तिया 33, फिर 13 एकम 13 है ना। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, आंसर करो नोट। 7429, 7429। देखिए जोड़ के देखते हैं पहले। 11, 11 और 2 12, 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे? 22। 3 के पहाड़े में नहीं आता है। चलो ठीक, किससे काट सकते हैं इसको हम? पहले
ये कटेगा डायरेक्ट पहले 17 से, ठीक है। 17 से काटते हैं, 17 का पहाड़ा बोलो 74 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। 17 को 17, 17 ज्योति 17 तिया 51, 17 चौक 68, है ना। तो 74 में से 68 कम करो, कितने बचेंगे? 14 में से 8 गए, कितने बचे? 6, इधर कुछ नहीं, है ना। तो ये कितने हो गए? 17 चौक 68, है ना। इसके सामने बच गए, आ गया 2, ठीक है। 17 का पहाड़ा बोलो 62 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 17 के 51, एक बचा, इधर भी एक बचा, 17 तिया 51, सामने क्या आएगा? 9, 17 सत्ते 119। चलिए ये हो गया। अब किससे कट सकता है? अब ये कटेगा 19 से, ठीक है। ये अभाज्य संख्या आ रही है, सब अभाज्य संख्या से ही कट रही है एकदम, ठीक है। छोटी संख्या से नहीं कटेगी ये। चलो 19 का पहाड़ा बोलो, 19 दूना 38, चलो 43 में से 38 कम करो, कितना बचेगा? 13 में से 8 गया 5, इधर कुछ नहीं, ऊपर से उतारा 7, ठीक है। 19 दूना 38, 57 बचे, ठीक है। 19 तिया 57, फिर 23 से कम 23, 17 गुणा 19 गुणा 23, चलो नोट करो। ये हमने देखे पहले प्रश्न के सवाल, है ना। पहले में 5 सवाल थे जो हमने पूरे कर लिए हैं। अब दूसरा प्रश्न बोल रहा है, पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम और एचसीएफ के। जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या है 26 और 91, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करो दोनों के। 26 किससे घटेगा? इकाई स्थान पर 6 है, बताइए। 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 एकम 13, 91। किससे घट सकता है? 7 से, 7 एकम 7, 2 बच्चे, है ना। 7 के 21, फिर 13 एकम 13। 26 के गुणनखंड लिखिए। 26 के हैं 2 गुणा 13 गुणा 1, 91 के क्या है? 7 गुणा 13 गुणा 1, है ना। एचसीएफ निकालने के लिए जो संख्या दोनों में कॉमन हो, है ना, जो संख्या दोनों में कॉमन हो उसे हम एचसीएफ के रूप में लेते हैं। तो क्या कॉमन दिख रहा है? 13 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, तो 13 एकम 13, ये तो हो गया इसका एचसीएफ। एलसीएम में जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो और जो बची है उसको आगे लिख दो, तो 2 गुणा 7, ठीक है। चलिए 13, ठीक है। 7 दून 14 होते हैं, 13 और 14 का गुणा कर लो, 4 तिया 12, हासिल 1, 4 एकम 4 ने 5, 13 एकम 13, 5 3 8, 182, ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? दोनों संख्याओं की जांच करनी है कि आपका उत्तर सही है या नहीं। जांच, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। जांच का सूत्र क्या है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा
HCF। पहली संख्या क्या थी आपके पास? 26। दूसरी संख्या क्या है? 91। एलसीएम कितना आया? 142, 182 है ना। एलसीएम कितना है? 182। एचसीएफ कितना आया? 13। ठीक है, अब इसका और इसका गुणा कर लो, दोनों अगर बराबर आते हैं तो आपका उत्तर सही है। 3 दूनी 6, 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 13 का 3 हासिल 1, 23 66। ठीक है, और 26 और 91 का गुणा करके देख लो। नौ छके 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 6 10 6 3 23, 23 66 आ गया बराबर। चल इसको सही से लिख दो। LHS बराबर RHS इति सिद्ध। देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। पाँच सौ 10 और 92। ठीक है, क्या करेंगे? क्या करा था अपन ने पिछली बार? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, दोनों के अभाज्य गुणनखंड। इकाई स्थान पर आपको 0 दिख रहा है, मतलब 2 से कटेगी संख्या। 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंजे की 10, 1 बचा, 2 पंजे की 10, आ गया 255। 5 और 5 10, 10 और 2 12, मतलब 3 से कटी है ना। तो 3 8 24, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब 5 से 5 एकम 5, 3 बचे, 5 7 35, 17 एकम 17, 92 92। 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 1 2 दून 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए 510 गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 1, इसके भी गुणा में 1 लिख दो। HCF क्या होता है? जो संख्या दोनों में कॉमन हो। क्या है दोनों में कॉमन? 2। ठीक है, और 1 भी है, तो 2 एकम 2। ठीक, LCM क्या होता है? तो LCM में जो कॉमन है उसको तो एक बार लिख दो, जैसे 2 को लिख दिया हमने, है ना। अब क्या बचा? ये वाला 2, फिर 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा और 23 बचा। ठीक है, चलिए गुणा करते जाएंगे इनका। 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, है ना। 60 60 17 का गुणा कर लेंगे। 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10, 1020। 1020 में फिर 23 से गुणा कर देंगे हम, है ना। तो 1 0 हम बाद में लगा देंगे। 102 से 23 का गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6, 3 का 0 में 0, 3 एकम 3, 2 दूना 4, 2 का 0 में 0, 2 एकम 2, 23 46। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 23 46। देखिए अब यहां पर हमने एक 0, एक
1020 था, यहाँ हमने गुणा करा था 102 से, तो 23, 46 और एक जीरो और लग जाएगी इसमें, है ना। तो 23,460। अब करेंगे हम जांच। क्या करेंगे अब? जांच। जांच के लिए क्या बताया था? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, है ना। पहली संख्या क्या है? 510 गुणा दूसरी संख्या क्या है? 92। एलसीएम कितना आया? 23,460 गुणा एचसीएफ कितना आया? 2, है ना। चलिए 23,460 का गुणा कर दो 2 में, 2 का 0 में 0, 6 दून 12 का 2, हासिल 1, 4 दून 8, 1 9, 3 दून 6, 2 दून 4, 46,920। इसका भी गुणा करेंगे आप तो 46,920। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। नोट करो। इसका जो तीसरा वाला है 336 और 54, 336 और 54, ये वाला जो सवाल है आपका, जो तीसरा वाला है, ये आपके लिए हम होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको स्वयं करना है। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर कमेंट्स करना है कि हमें समझ में नहीं आया, आप करवाओ, ठीक है। आपको कोशिश करनी है 2 सवाल को देखते हुए इसको स्वयं हल करना, पहली संख्या और दूसरी संख्या, है ना। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, दोनों संख्याओं को गुणा करना है, दोनों एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करना है, दोनों उत्तर को समान लाना है, ठीक है। क्लियर? होमवर्क में ये आपके लिए। अब हम करवाते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब आपके पास 3 संख्याएं रहेंगी। अभी तक आपको 2 संख्या मिलती थी, अब आपके पास 3 संख्या है जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। देखिए 12, है ना। पहले 12 का गुणन करते, 2 × 12, 2 × 6, 3 × 3, 15, 3 × 5 15, 5 × 5, 21, 3 × 7 21 और 7 × 7, सबके गुणनखंड हो गए। 12 के क्या है? 2 × 2 × 3 × 1। 15 का क्या आया? 2 × 5 × 1। 21 का क्या आया? 3 × 7 × 1। अब एचसीएफ क्या होता है? वह संख्या जो दो तीनों में कॉमन हो। 2 हो तो दोनों में कॉमन, 3 है तो तीनों में कॉमन। 3 3 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्या कॉमन आ सकता है इसमें? देखिए इसमें 3 है ना। 15 का क्या है? 3 × 5, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और 3 है। 3 × 1, एचसीएफ क्या आ गया? 3। अब एलसीएम, एलसीएम में क्या आएगा? जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, ठीक है। जो बचा उसको लिख दो, 2 × 2, फिर क्या बचा? 5 × 7, ठीक है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंजे 60, ठीक है। 7 छंग 42, 420 आंसर। ये हटा दो, रफ कार्य है। सेकंड एक और करवा देते हैं, फिर इसका होमवर्क हम देंगे एक जैसा सवाल। चलिए देखिए 17, 23, 29 तीनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किससे कटती है? सिर्फ अभाज्य संख्या से।
23 से कम 23, 29, 29 से कम 29। चलो गुणनखंड क्या आएंगे, तो 17 का आया 17 गुणा 1, 23 का क्या आया 23 गुणा 1, 29 का क्या आया तो 29 गुणा 1। सभी में क्या मिल रहा है, 1। एलसीएम 17 गुणा 23 गुणा 29, तीनों को गुणा कर दो और लिख दो। तो 23 और 17 का गुणा कर लेते हैं पहले। 7 के 21 हासिल 2, 7 दून 14, 14 और 2 16, और 23 से कम 23। 391, 391 में 29 का करो, 9 एकम 9, 9 में 81 का 1 हासिल 8, 9 27, 27 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 35। 2 एकम 2, 9 दून 18 का 8 हासिल 1, 3 दून 6 1 7, 9 3, 13 का 3 हासिल 1, 10 ने 11, 11 3 39। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझ लें। एचसीएफ है, दो संख्याओं का एचसीएफ है। दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक है 306 और एक है 657, उनका एचसीएफ है 9, है ना। तो एलसीएम ज्ञात करना है दोनों संख्याओं का। आंसर नंबर 4, है ना। प्रथम संख्या 306, द्वितीय संख्या 657, है ना। और एचसीएफ क्या है 9, एलसीएम क्या है ये आपको ज्ञात करना है। देखिए पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657, दोनों का एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ देर पहले हमने एक सूत्र बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक, इस सूत्र के हिसाब से आपको ये हल करना है। चलो पहली संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या 657, एलसीएम ज्ञात करना है गुणा एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है गुणा में एचसीएफ। चलो एचसीएफ की जगह मान रख देते हैं उसका। एचसीएफ तो दिया है अपने को 9, जो गुणा वाली संख्या है वो कहां जाती है भाग में। ठीक है, गुणा वाली संख्या कहां जाती है भाग में। 9 से काट दो इसको, 9 27, कितने बच गए 3, 9 चुक 36, 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम। 657 में 34 से गुणा करेंगे, 7 चुक 28 हासिल के 2, 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 24 और 2 26। चलो ये हट गई। 21 के 1 हासिल 2, 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, 18 ने 1 19, 8 3, 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11 ने 1 12, 22 33 38 बराबर एलसीएम। ठीक है, इसको हटा दो। चलो नोट करो इसको।
जांच कीजिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है ना। एक थ्योरिकल क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जो 6n संख्या है वो क्या 0 पर समाप्त होगी। तो इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है, अगर कोई सी संख्या है और उसके गुणनखंड करते हैं, अपन क्या करते हैं गुणनखंड, तो वो 2 गुणा 5 के रूप में आनी चाहिए। किस रूप में आनी चाहिए 2 गुणा 5 के रूप में। अगर वो 2 गुणा 5 के रूप में आ रही है तो वो 0 पर समाप्त होगी, अगर वो 2 गुणा 5 के रूप में नहीं आ रही है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो देखिए 6 के गुणनखंड करिए, 6 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3। किस रूप में आ रहे हैं गुणनखंड 2 गुणा 3 के रूप में। तो क्या बताइए ये 0 पर समाप्त होगी नहीं होगी। अतः आप लिख दीजिए कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप का होता है। क्योंकि 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3 के रूप का है, अतः यह 0 पर समाप्त 0 पर नहीं होगी। नोट कर लीजिए, इसे थ्योरिकल क्वेश्चन है, सिर्फ इतना याद रखना अगर कोई सी संख्या का पूछे कि यह 0 पर समाप्त होगी तो उसका गुणनखंड किस रूप में आना चाहिए 2 गुणा 5 के रूप में। ठीक है, एक कम से कम एक गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में आना चाहिए। चलो नोट करो। प्रश्न नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। ठीक, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 है ना। पहले तो ये संख्या देखते हैं अभाज्य संख्या है या नहीं। देखो इसमें जो कॉमन दिख रहा है दोनों में उसको कॉमन ले लो। क्या दिख रहा है 13, तो 13 आ जाएगा कॉमन। 7 गुणा 11 यहां से ये कॉमन आ गया, बचा क्या 1 प्लस यहां से क्या बचा 1 बचा। ठीक है, चलो गुणा करो 77, 1 में गुणा करेंगे तो 77 कम 77 प्लस 1 77 और कितने 78। अब किसी भी संख्या के गुणा में हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाती है हमारी भाज्य संख्या। ठीक है, तो 1 2 3 कितने गुणनखंड हो गए 3, मतलब ये संख्या कैसी है भाज्य संख्या। ठीक है, ये कैसी संख्या हो गई भाज्य संख्या है। इसी का सेकंड एक और है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। चलिए इसको बताना है कि ये भाज्य है या नहीं, है ना। तो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो। क्या दिख रहा है कॉमन दोनों तरफ 5, 5 बाहर आ जाएगा। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1
ठीक है, प्लस का 1। चलो गुणा करो। 7 छंग 42, 42 में 4 का गुणा करेंगे तो 8, 16 हो गया। 3 का गुणा करो 168 में, 8 24 हासिल 2, 6 18 2 20 की 0 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, 2 का गुणा कर दो इसमें, 4 दून 8, 0 5 दून 10। ठीक है, 1008 प्लस 1 कितना आएगा? 5 गुणा 1009। ठीक है, एक संख्या दो संख्या और एक और लाने के लिए क्या करेंगे हम? 1 से गुणा। अतः यह अभी क्या है? भाज्य संख्या है। चलो नोट कर लो। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये हो गया आपका खेल का मैदान, इधर बता देते हैं। ठीक है, ये वृत्ताकार पथ हो गया, है ना। रवि जो है सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट रवि को लगते हैं, 12 मिनट, है ना। जब ये दोनों एक जगह से ही चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वापस से यहीं आकर मिलेंगे? ठीक है, सातवां प्रश्न हल। अठारह मिनट। ठीक है, तथा रवि ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? तो 12 और 18 का क्या निकलेगा? एलसीएम। ये वाली विधि तो करी होगी तुमने, छठी में करी। 2 छंग 12, 2 नमकी 18, 2 तिया 6, 19 का ऐसा ही। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। चलिए एलसीएम लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दून 4, 4 12, 12 36 और 36 से कम 36। कितने मिनट का समय लगेगा दोनों को प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए? 36 मिनट का। यह आज हमने कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.1 के जो सवाल देखे, इनको अच्छे से रिवीजन करना है ना। कहीं पर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स जरूर करें, और जो सवाल हमने छुड़वाए हैं उनको आपको कोशिश करनी है घर पर करने की। तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।